सोचिए, आज से लगभग 800 साल पहले का भारत, एक ऐसा समय जब सत्ता पर पुरुषों का लगभग पूरा अधिकार था। महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे महल की चार दीवारी के भीतर रहें। लेकिन इसी दौर में दिल्ली की गद्दी पर एक महिला बैठी। उसने पर्दे के पीछे रहकर शासन करने से इनकार कर दिया। वो दरबार में खुद मौजूद होती थी, सेना का नेतृत्व करती थी और अपने फैसले खुद लेती थी। उस महिला का नाम था रज़िया सुल्तान। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक बहादुर महिला की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता, षड्यंत्र, प्रेम, विद्रोह और एक रहस्यमय मौत की। आखिर रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी तक कैसे पहुंची? उनके अपने ही अमीर उनके दुश्मन क्यों बन गए? और सबसे बड़ा सवाल, रज़िया की मौत आखिर कैसे हुई? आइए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत तेजी से मजबूत हो रही थी। इस दौर में दिल्ली पर होलाम वंश का शासन था और इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन उनकी नजर अपनी बेटी रज़िया पर भी थी। रज़िया सिर्फ राजघराने की बेटी नहीं थी। उन्होंने प्रशासन, राजनीति और युद्ध से जुड़ी शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने रज़िया की क्षमता को अपने बेटों से बेहतर समझा था। इसी वजह से उन्होंने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जताई। लेकिन उस समय की राजनीति इतनी आसान नहीं थी। दिल्ली के शक्तिशाली अमीरों के लिए एक महिला को सुल्तान स्वीकार करना बेहद मुश्किल था और यही बात आगे चलकर रज़िया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। साल था 1236। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब सवाल था, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? इल्तुतमिश की इच्छा के बावजूद रज़िया को तुरंत सत्ता नहीं मिली। उनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया, लेकिन रुकनुद्दीन का शासन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। उनकी मां शाह तुर्कान के प्रभाव और शासन की कमजोरियों के कारण लोगों और अमीरों में असंतोष बढ़ने लगा। आखिरकार रुकनुद्दीन को हटा दिया गया और तब रज़िया को दिल्ली की गद्दी मिली। वो बनी रज़ियातुद्दीन सुल्तान। इतिहास में उन्हें आमतौर पर रज़िया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। रज़िया के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, उन्हें सिर्फ दिल्ली पर शासन नहीं करना था, उन्हें ये भी साबित करना था कि एक महिला भी सुल्तान बन सकती है। उन्होंने पारंपरिक तरीके से पर्दे के पीछे रहकर शासन करने के बजाय खुद जनता और दरबार के सामने आना शुरू किया। वो प्रशासनिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करती थीं। वो सेना का नेतृत्व भी करती थीं। उनका उद्देश्य साफ था, सुल्तान की सत्ता किसी पुरुष या महिला की नहीं, बल्कि शासक की क्षमता से तय होनी चाहिए। लेकिन उनके इस रवैये से कई शक्तिशाली अमीर नाराज हो गए, क्योंकि अगर रज़िया मजबूत होती तो अमीरों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता था। और यहीं से शुरू हुआ उनके खिलाफ षड्यंत्रों का दौर। दिल्ली सल्तनत के कई शक्तिशाली अमीर चाहते थे कि सुल्तान उनके नियंत्रण में रहे, लेकिन रज़िया स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहती थी। उन्होंने प्रशासन में ऐसे लोगों को भी महत्व दिया जो केवल पुराने तुर्क अमीरों के समूह का हिस्सा नहीं थे। इसी कारण उनका विरोध बढ़ता गया। रज़िया ने कई विद्रोहों का सामना किया। कुछ समय तक उन्होंने अपनी राजनीतिक और सैन्य क्षमता से विरोधियों को पीछे भी धकेला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। रज़िया की कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है, मलिक अल्तूनिया। वो भटिंडा का गवर्नर था। 1240 में अल्तूनिया ने रज़िया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रज़िया खुद विद्रोह दबाने के लिए भटिंडा की ओर रवाना हुई, लेकिन वहां परिस्थितियां उनके खिलाफ चली गईं। रज़िया को बंदी बना लिया गया। अब दिल्ली की गद्दी उनके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। बाद के घटनाक्रम में रज़िया और अल्तूनिया के बीच राजनीतिक गठबंधन हुआ। दोनों ने मिलकर दिल्ली की सत्ता वापस हासिल करने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली में इस बीच रज़िया के भाई मुज़फ़्फ़रुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया था। रज़िया और अल्तूनिया ने अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी सेना को हार का सामना करना पड़ा और अब रज़िया के सामने कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। साल था 1240। रज़िया और अल्तूनिया दिल्ली से दूर चले गए। कुछ समय बाद दोनों की हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी मौत को लेकर इतिहास में अलग अलग विवरण मिलते हैं।
कहा जाता है कि कैथल के आसपास स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन उनकी मौत के पीछे राजनीतिक संघर्ष की भूमिका को भी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण माना है। यही वजह है कि रज़िया सुल्तान की मृत्यु आज भी उनकी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा बन गई है। एक महिला जिसने दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी थी, वो सिर्फ कुछ वर्षों के शासन के बाद इतिहास का हिस्सा बन गई। रज़िया का शासन लगभग 3.5 साल के आसपास ही रहा, लेकिन उनका प्रभाव उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने उस समय सत्ता संभाली जब महिलाओं के लिए राजनीति में खुलकर नेतृत्व करना बेहद कठिन था। उन्होंने ये साबित किया कि नेतृत्व केवल लिंग से तय नहीं होता। उनका जीवन हमें एक और बात बताता है, सत्ता हासिल करना जितना मुश्किल है, सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। रज़िया को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ना पड़ा, उन्हें अपने ही दरबार के शक्तिशाली लोगों से लड़ना पड़ा। रज़िया सुल्तान की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उनके बारे में एक सवाल आज भी लोगों को आकर्षित करता है। अगर रज़िया को अपने शासन के लिए इतना विरोध नहीं झेलना पड़ता, तो क्या वह दिल्ली सल्तनत की सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बन सकती थी? शायद इतिहास इसका जवाब कभी नहीं देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि 13वीं शताब्दी की उस महिला ने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी थी। वह सिर्फ दिल्ली की सुल्तान नहीं थी, वह उस दौर की एक ऐसी महिला थी जिसने सत्ता की दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाई। रज़िया सुल्तान की कहानी हमें याद दिलाती है, कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां उन लोगों की होती हैं जिन्हें उनका समय स्वीकार करने के लिए तैयार चिल ना। अगर आपको भारत के इतिहास के ऐसे ही कमजात और रहस्यमय किस्से पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि रज़िया सुल्तान को इतिहास में वह सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी? अगली वीडियो में मिलते हैं भारत के इतिहास की एक और अनसुनी कहानी के साथ।